अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बॉयज, वेलकम, खुशामदीद, सत बिस्मिल्लाह, जी आए नो जनाब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद ज़िशान हैदर। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गॉसिप जोन, और ये आवाज जो हवा के दोष पे महवे रक्स आपकी समातों को सुरूर बख्श रही है, ये आवाज है नई सुबह सबका साथ रेडियो की। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने हर शो में आपको मिलवाते हैं किसी ऐसे मेहमान से। इस बार ये फैसला आप करेंगे कि ये इंस्पायरिंग है, रोल मॉडल है या मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज हूं क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अपने गेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम ये फैसला आप पे छोड़ते हैं और आपको बताते हैं ये तरीका कि आप अपना फैसला हमारे साथ कैसे शेयर कर सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर है, इंस्पायरिंग है या रोल मॉडल है। तो जनाब सुन लीजिए हमसे कनेक्ट होने का तरीका, और वो तरीका ये है कि आप जाएंगे अपने इंटरनेट ब्राउजर में अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से, और वहां लिखेंगे www.naisubha.org, www.naisubah.org। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, www.facebook.com/सबका साथ। तो दोस्तों, तमहीद के बगैर और बिला ताखिर बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ, और डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं और डॉक्टर हैं। और ये चीज मुझे थोड़ी सी मुतनाज़ा लग रही है, जो कि हमारे लिसनर्स को भी लग रही होगी, कि विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद कोई डॉक्टर कैसे हो सकता है। तो मैं तो बहुत ज्यादा बेताब हूं इनसे मिलने के लिए और इनसे बात करने के लिए, जैसा कि हमारे लिसनर्स भी होंगे। तो बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप हमारे शो में और अपने कीमती वक्त में से आपने हमें वक्त दिया। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा सा मुतजस्सिस कर रही है, जो कि हमारे लिसनर्स को भी कर रही होगी। हमारे लिसनर्स भी सोच रहे होंगे कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन और एक डॉक्टर, मतलब ये चीज थोड़ी सी मुतनाज़ा लग रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सुनने में इररिलेवेंट लग रहा है कि मतलब एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन और डॉक्टर, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा। तो मुझे आपसे पूछना यह है, लिसनर्स की और अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए, कि आपका जो विजन स्टेटस है वो क्या है, मतलब किस हद तक आप देख सकते हैं? जी, मेरा विजन स्टेटस यही है कि मैं B1 हूँ। लाइट परसेप्शन है मुझे, या कोई अगर थोड़ी बड़ी चीज़ होती है साइज में, तो उसका मुझे इमेज फील हो जाता है कि हाँ कुछ आगे है, कुछ धुंधला सा हाका जो है ना महसूस हो जाता है। ओके, आपने जैसा कि कहा कि आप B1 हैं, तो ये चीज जरा मेरे समझ में नहीं आई और मेरे लिसनर्स को भी नहीं समझ आया होगा। यकीनन कुछ को आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। जो कि आपके कम्युनिटी फेलोज हैं उनको शायद ये चीज समझ आ गई हो। तो ये B1 क्या है, मतलब मेरी समझ में ये नहीं आया। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि आप पार्शियल ब्लाइंड हैं या कुछ देख सकते हैं थोड़ा बहुत, या टोटल ब्लाइंड हैं, मतलब इस हवाले से पूछना चाह रहा था। तो ये B1 क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे, हमारे लिसनर्स को भी, कि ये B1 क्या चीज है। ये कैटेगराइजेशन उन्होंने की हुई है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की, कि वो कितना देख सकते हैं। B1 कैटेगरी है, B2 है और B3 है। जो B1 होता है उससे वो ज्यादातर तो है यही है कि वो फुल ब्लाइंड होते हैं, मतलब कि उन्हें लाइट परसेप्शन भी नहीं होती, या लाइट परसेप्शन है, बस रोशनी का ही पता चलता है, लाइट को परसीव कर पाते हैं वो। जो B2 कैटेगरी है वो पार्शली ब्लाइंड होते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें नज़र आता है और अपने जानी पहचानी जगहों पे वो इजीली मूव कर सकते हैं अकेले। और जो B3 कैटेगरी है वो पार्शली साइटेड होते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा भला नज़र आता होता है और वो अकेले मूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टर्म की वजाहत करूंगा, साइटेड, जैसा कि इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने। और साइटेड बेसिकली कहा जाता है देखने वाले को। हम यहाँ एक नॉर्मल पर्सन की टर्म यूज करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल पर्सन से जो अच्छी टर्म है और एक एक्यूरेट टर्म है वो साइटेड होता है। जैसे हम कहते हैं कि साइट, जैसे आई साइट का इशू है इनका जी, या आई साइट इनकी जो है वो वीक है। यानी साइटेड का मतलब होता है प्रॉपर देखने वाला, और पार्शियल साइटेड का मतलब होता है कदरे बीना, यानी कदरे देखने वाला। पार्शियल ब्लाइंड का मतलब कदरे ना बीना, और ब्लाइंड का मतलब ब्लाइंड। और एक और यहाँ पर चीज को मैं हाईलाइट करूंगा कि जो नॉर्मल पर्सन की टर्म है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, क्योंकि जहन में ये आता है कि जो नॉर्मल है यानी वो देखने वाला है, तो इसलिए नॉर्मल है।
तो जो ब्लाइंड है क्या वो एबनॉर्मल है? सो इसलिए हमें इस टर्म को वाइप आउट करना होगा और इस चीज को डेवलप करना होगा कि जो नॉर्मल पर्सन है वो ब्लाइंड भी हो सकता है, वो फिजिकल डिसेबल भी हो सकता है, वो डेफ एंड डम्ब भी हो सकता है, लेकिन यहां पर साइटेड और स्पेशल की टर्म हमें यूज करनी चाहिए कि ये स्पेशल लोग होते हैं, ये एबनॉर्मल नहीं होते। हमारे माशरे में ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, एक माइंडसेट क्रिएट हुआ है जिसको हमने खुद वाइप आउट करना है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, इसको कोई और आके नहीं करेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि आपने लाइट परसेप्शन का जिक्र किया, तो मुझे ये बताइएगा कि कलर परसेप्शन का क्या स्टेटस है? क्या कलर परसेप्शन भी इसमें काउंट होती है या कंसिडर होती है या नहीं? कलर परसेप्शन यहाँ इस हद तक है कि दो कलर्स हों, लाइट और डार्क, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा लाइट है और कौन सा डार्क है। मीन्स के अगर कोई ग्रे और रेड कलर है, कोई कहता है कि इन दोनों में से रेड कौन सा है, तो मुझे फौरन पता चल जाएगा कि जो डार्क वाला है वो रेड है। ओके अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ब्लाइंडनेस का स्टेटस है वो क्या है? मतलब बाय बर्थ ब्लाइंड है या आप लेट ब्लाइंड है? जी मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, बट स्टार्ट में मेरी डिजीज जो थी वो बहुत इनिशियल लेवल पे थी। मीन्स के मैं नॉर्मल बच्चों की तरह मैंने अपना बचपन गुजारा है और मैं भागता रहा हूँ, इवन के रात को अंधेरे में भी मैं भागता रहा हूँ। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी आईसाइट वीक होती गई और मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में मेरी आईसाइट बस अब इतनी रह गई है कि लाइट परसेप्शन या फिर कोई चीज जिसका मैं रिफ्लेक्शन फील कर सकूं, बस यही है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपका कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या था? यानी जो आपने डिजीज बताई, क्या उसको क्या कंसिडर करते हैं आप? वो क्या डिजीज थी? मेरी डिजीज का नाम है रेटिनाइटिस पिग्मेंटोसा। इसमें ये होता है कि जो आपका रेटिना है, जो आप चीज़ें देखते हैं, उसका इमेज आपके आंखों के पर्दे पे बनता है, जिसे आप रेटिना कहते हैं। मैं उस रेटिना पे स्टैम्प्स हैं, धब्बे हैं, जो कि पहले तो बहुत कम थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स ग्रोथ करते हैं तो वो भी ग्रो अप होते गए हैं, और जिनकी वजह से मेरी आईसाइट वीक होती गई है बतदरीज, और आप बस लाइट परसेप्शन ही है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपके नजदीक या डॉक्टर्स के नजदीक इसका कॉज क्या है आपकी डिजीज का? डॉक्टर्स क्या कहते हैं और आप क्या समझते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ड्यू टू कजन मैरिज है, जो हमारी डिजीज है ये कजन मैरिजेस की वजह से है, और ऐसे ही होता है कि जो ज्यादा कजन मैरिजेस हों अगर फैमिली में, तो फिर जो है ये कोई ना कोई तरह जो है ना आपकी किसी एक जनरेशन में ये हो जाता है, कोई डिजीज आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ मैं आपकी बात की तरदीद इसलिए करूंगा कि बहुत सारे लिसनर्स भी इस चीज की तरदीद कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये जरूरी तो नहीं है कि मतलब कजन मैरिजेस ही हो तो मतलब ये फैक्ट है, क्योंकि बहुत सारी कजन मैरिजेस देखने में आती हैं लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा केस सामने नहीं आता। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ऐसा ही है, लाजमी नहीं है कि हर कजन मैरिजेस के रिजल्ट ऐसे ही हों, बट ऐसा होता है कि आपकी एंसेस्टर्स में कोई इस तरह का था जो कि हाइड हुआ था, या उसके जो जर्म्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो आगे एक दो जनरेशन बाद या थर्ड जनरेशन में वो जर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए और वो फिर डोमिनेंट हो गए और आप में वो प्रॉब्लम आ गई। तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि हर कजन मैरिज में ऐसा होता। जी डेफिनेटली डॉक्टर साहब मैं आपकी इस बात से स्ट्रांगली एग्री करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को टोटली डिनाई कर देते हैं, लेकिन जाहिर है हम साइंस से ज्यादा ओरिएंटेड नहीं है, तो जो जाहिर बात है प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, ये आपने बिल्कुल बात अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली की है कि डेफिनेटली ऐसा ही होता है, क्योंकि ये कुदरत के करिश्मे हैं, तो हम सिर्फ इसी हद तक इस चीज को एक लिमिटेड वे के अंदर सोच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी पर्सनल लाइफ से एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग भी सोच रहे होंगे और मुझे करना है। वो क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइएगा कि आपकी फैमिली में क्या और भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं या नहीं? जी मेरे अलावा मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं।
ओके, तो लिसनर्स यहाँ हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है दोबारा। से जुड़े रहिए नई सुबह सबका साथ रेडियो के साथ और एंजॉय करते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम गॉसिप जोन। हम सर पिरे बिगड़े हुए नवाब है, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है। हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हमें देख के उठता यही सवाल है, काला है दाल में या काली दाल है। होटे सभी सिक्कों की ये टकसाल है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। बदनाम हुए, बड़े मशहूर हुए, अपनों से दूर हुए, दूर हुए, दूर हुए। दिल के मर्डर भी हुए, बड़े टॉर्चर भी हुए, गमों से चूर हुए, चूर हुए, चूर हुए। ओ बंधुरे, ओ बंधुरे, ओ बंधुरे, तुझे मिलके मेरे उजड़े चमन में खिल गया गुलाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ओबामा होगा वास्को डिगामा, मुझे कुछ याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं। डाली पे फूल नहीं, ये मेरी भूल नहीं। क्यारी में खाद नहीं, खाद नहीं, खाद नहीं। ओ बंधुरे, ओ बंधुरे, ओ बंधुरे, यहाँ रह के मेरा भी हो गया दिमाग ये खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम सर फिर बिगड़े हुए नवाब है, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है। हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। जीरो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। खुशामदीद कहते हैं आपको गॉसिप जोन में। और ताउर ईमान, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर आप कैसे बन गए? मतलब ये कोई आपका लकब है, तखल्लुस है, या कोई वाकई कोई डॉक्टर का क्या चक्कर है ये डॉक्टर वाला?
एजुकेशन स्टेटस के बारे में मुझे ज़रा बताइए कि आपने कोई स्पेशलाइजेशन कर रखी है, कोई डिग्री है आपके पास डॉक्टर की, या कोई आपका तखल्लुस या कोई लकब है? ये ज़रा मुझे वाज़ेह कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ, सब्र नहीं हो रहा मुझसे इस बात पे। जी, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, तो ये फैसला फिर आप खुद ही कीजिएगा कि मैं डॉक्टर हूँ या नहीं। मैंने रिसेंटली ऑनर्स कंप्लीट किया है साइकोलॉजी में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और अब मैं MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में इनरोल्ड हूँ। अरे वाह, जबरदस्त जनाब, फंटास्टिक, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग। और मैं एक माहिर नफ्सियात के साथ बैठा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, और फिर मतलब आपने तो मेरी नेचर के बारे में भी जज कर लिया होगा, क्योंकि सुनने में आता है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो जाहिर बात है आपने पता नहीं क्या क्या जज कर लिया होगा मेरे बारे में। अब सवाल मैंने थोड़ा अपने मुतालिक करना है आपसे, मुझे ये बताइए मेरी नेचर के बारे में आपने क्या जज किया है? जहाँ तक मैं आपके बारे में जान पाया हूँ या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक आप एक जौल इंसान और जिंदा दिल इंसान है। अच्छा, तो आपने कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व नहीं की कि जो लाइक आपको लग रहा हो कि ठीक नहीं है या नहीं होनी चाहिए थी? कोई ऐसी चीज आपने ऑब्जर्व की मेरे अंदर? ऐसी बात तो नहीं है, हाँ एक बात है कि वो अब हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है और कुछ ऐसे भी आप में फैक्टर्स होते हैं, तो आप थोड़े से जो है ना जैसे हम कहते हैं कि जो है ना ये बंदा बहुत जल्दबाज है या एकदम से जो है ना कोई भी डिसीजन ले लेता है, तो आप उस तरह के मुझे लगे, यानी वेट नहीं ज्यादा किया जाता। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे जज किया आपने मुझे, और वाकई एक अच्छे माहिर नफ्सियात से यही तकाजा किया जा सकता है कि वो एज इट इज जज करे, और आपने वाकई मुझे एज इट इज जज किया है। तो अच्छा ताउरमान, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो तालीमी कैरियर है वो कैसा था? जो स्कूलिंग आपने ली वो कहाँ से ली, और जो कॉलेज लाइफ थी, यूनिवर्सिटी का तो खैर आपने बता दिया, तो ज़रा अपनी इब्तदाई तालीम की तरफ बढ़िए, बताइए इब्तदाई तालीम के बारे में कि आपने कहाँ से ली और आप कैसे स्टूडेंट रहे, अपना तालीमी कैरियर ज़रा डिफाइन कीजिएगा। जी ज़रूर, मैंने मैट्रिक जनरल एजुकेशन से किया, जनरल स्कूल से पढ़ा था जनरल स्टूडेंट्स के साथ। देन फिर कॉलेज मैंने गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से मैंने इंटर किया, और देन फिर आगे यूनिवर्सिटी। और जैसा कि आपने पूछा कि मैं स्टूडेंट कैसा रहा हूँ, तो मैट्रिक तक तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, मतलब कि पूरे स्कूल में, चूँकि मेरी आईसाइट भी वीक थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता आईसाइट और वीक होती जा रही थी, तो बुक रीडिंग भी मैं नहीं कर सकता था, तो इसलिए पूरे स्कूल में था कि आईसाइट भी वीक है इतनी, और लाइक स्टूडेंट है, और सेकंड थर्ड पोजीशन आती थी मेरी मैट्रिक में ना, 9th 10th में। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा ताउरमान, आपको गेम्स वगैरह में भी इंटरेस्ट रहा या नहीं? अगर रहा तो किस हद तक था, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? जी, गेम्स में मेरा शुरू से शौक था मुझे क्रिकेट का, फिर आईसाइट का इशू था, तो मैं फिर जो है आहिस्ता बॉलिंग से खेलता रहा। फिर जो ही थोड़ा पता चला, अवेयरनेस मिली कि जो है इस तरह से ब्लाइंड लोग भी क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो फिर मेरा तो क्रेव है आपके जो है ना, मैं बल्कि कई बार मैंने सोचा भी है कि मैं सब कुछ छोड़ के तो ब्लाइंड क्रिकेट को अपना एज अ कैरियर इसे ही स्टार्ट कर लूं। चलें, जबरदस्त जनाब, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं यही कहूंगा यहाँ आपके लिए ऑल द बेस्ट कहूंगा। तो मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा नेचर के बारे में अपना डिस्क्राइब कीजिएगा, कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट सुनने को मिलते हैं कि नफ्सियात जो है वो लड़कियों का सब्जेक्ट है, तो इसलिए, या फिर पागलों का इलाज किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नफ्सियात पढ़ने वाले खुद भी पागल हो जाते हैं। तो खैर ये कॉन्सेप्ट थोड़े से इस तरह के हैं कि जो अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ आपकी नेचर के बारे में पूछना मैं जरूरी समझता हूँ कि आपकी नेचर किस किस्म की, आप क्या समझते हैं, और लोग क्या कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, शाय हैं, या किस तरह की नेचर है आपकी? जी बिल्कुल, बहुत लोग कहते हैं कि ये फीमेल का सब्जेक्ट है, मेल के लिए इसमें स्कोप नहीं है, ये है वो है। तो जो हमारी फोर्सेस हैं, 3 मैन, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो यहाँ भी आप जब उनकी
पॉज। जो हमारी फोर्सेस हैं, 3 मैन फोर्सेस हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इनकी सिक्योरिटी के लिए भी हमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए होता है। सब कुछ करके एक लास्ट रिपोर्ट साइकोलॉजिस्ट को देनी होती है कि आया ये बंदा हमारे म्यार के मुताबिक है, हमारे म्यार पे पूरा उतर रहा है कि नहीं। और बाज़ औक़ात ऐसे इतने वर्ष पेशेंट्स आपके पास आते हैं, वो फिर फीमेल कैसे हैंडल करेंगी अगर वो मेल हैं। तो इसलिए किसी फील्ड को या किसी सब्जेक्ट को हम ये नहीं कह सकते कि ये फीमेल के लिए या ये टोटली मेल के लिए। सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसमें। अच्छा, आपकी नेचर के बारे में मैं ये पूछ रहा था कि अपनी नेचर के बारे में बताइएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं या हेजिटेटेड हैं या शाय हैं, मतलब क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं और आप क्या समझते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंट इंसान समझता हूँ। बाज़ औक़ात आप कहीं पे हो जाते हैं हेजिटेट, बट शाय वाली बात तो नहीं है, अब नहीं है, पहले का मैं नहीं कह सकता कुछ, तो बहरहाल अब ये बात नहीं है मुझ में। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अब आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है। पहले तो ये बताइएगा मुझे। खाने में अगर स्पाइसी फूड की तरफ जाएं तो या फास्ट फूड की तरफ आप जाएं तो मुझे शवारमा पसंद है। और जो हम घर में जो हम डिशेस वगैरह बनाते हैं मोस्टली, तो उसमें मुझे बिरयानी पसंद है, वो भी जो है ना स्पाइसी सी बनी हो। तो चलें, बहुत अच्छी बात है जनाब, आपने होममेड प्रोडक्ट्स को भी डिफरेंशिएट कर दिया मार्केट प्रोडक्ट के साथ, ये भी बहुत अच्छी बात है। और बाकी होममेड प्रोडक्ट्स में बिरयानी ही सबको पसंद होती है, मोस्टली एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके आइडियल कौन है एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप किसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं? हमारे जो पाकिस्तानी एक स्कॉलर हैं माशाल्लाह से, कासिम अली शाह साहब, उनको मैं काफ़ी सुनता हूँ और काफ़ी हेल्प मिलती है उनके लेक्चर्स से। इसी तरह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ब्रोंडे नाम है उनका, उनको भी मैं काफ़ी सुनता हूँ और इन दोनों से काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला है। चले, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। शाह साहब को तो मैंने खुद भी सुना है और वाकई मैं यहाँ उनको अप्रिशिएट करूंगा कि वाकई वो हमारा बहुत बड़ा सरमाया, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज फरमाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइएगा आपके हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज बुक रीडिंग है। बस जैसे ही मुझे कोई फ्री टाइम मिलता है मैं बुक रीडिंग करता हूँ, आया वो हिस्ट्री हो या फिर मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड बुक्स हों। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा और मेरे जहन में भी जैसा कि आ रहा है, आप एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, यानी डबल पेनल्टी है आपके ऊपर, आप डॉक्टर भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो कुछ टाइम इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे यार क्या साइकोलॉजिस्ट गाने सुनते होंगे या डॉक्टर्स गाने सुनते होंगे। तो इस चीज के ऊपर आके काफी टफ टाइम आ जाता है जहन में कि यार डॉक्टर भी हैं और है भी साइकोलॉजिस्ट, तो क्या ये पॉसिबल है? आपको कोई सिंगर पसंद है, आप गाने सुनते हैं? देखें, हर इंसान है, उसको माइंड फ्रेश करने की तो ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि आपको मैंने बताया है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन बेचारों को तो इतना जो है ना मेंटली उन पे प्रेशर होता है। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, तो सॉन्ग्स तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो जिसका मौसीकी से लगाव ना हो। तो और जैसा कि कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो मौसीकी से मेरा भी है लगाव, बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं कभी टाइम नहीं भी मिलता, बट मैनेज करना पड़ता है। बंदा कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा काम है जिसमें बंदा 7 सॉन्ग्स लगा लेता है, तो फिर इस तरह से कर लेते हैं। चले जनाब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका भी यही कंसेप्ट है कि म्यूजिक इज द डाइट ऑफ सोल। और मुझे ये बताइएगा कि आपको सिंगर कौन से पसंद है और उनके कोई 1-2 गाने बता दीजिए जो आप ज्यादा सुनते हो। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मैं काफ़ी सुनता हूँ और उनके सॉन्ग पसंद है, यानी उनकी जो कवालियाँ होगी वो उन्हें मैं सुनता हूँ फ्री टाइम में। तो इनके कोई सॉन्ग्स बता दें।
कौन से सॉन्ग सुनते हैं आप इनके? वो पंजाबी हैं कि सानू एक पल चैन ना आवे, और एक है कि किसी दा यार ना बिछड़े। चलेंगे जनाब, सुनाएंगे आपको आपके पसंद के गाने। तो इसके बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं जाइएगा मत, कनेक्ट रहिए नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ, और एंजॉय करते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गॉसिप जोन। सब तो डाडा रोग प्यार वाला, रब किसे नू ना लावे, उसको पैड़ा रोग जुदाई, सुख दा साना वे। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। रोग ही जलदा मार मुकावे, सुख दा कोई सानावे। ओ रोग ही जलदा मार मुकावे, सुख दा कोई सानावे। दुख लावे चारों पासे दिसण हनेरे, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। नागन वांगू डंग दियां रातां, पतझड़ लगदियां ने बरसातां। नागन वांगू डंग दियां रातां, पतझड़ लगदियां ने बरसातां। अंजुआर परोवण अखियां, लोकी हसदे रोवण अखियां। गम आवन पर नहीं परवाह, गम आवन पर नहीं परवाह, गम खार ना बिछड़े किसे दा
ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े इस तो डाडा दुख ना कोई इस तो डाडा जी तो वेलकम बैक जनाब, आप सुन रहे हैं गॉसिप जोन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज है नई सुबह सबका साथ रेडियो की। गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं दोबारा। तो बताओ रहमान साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि आपने जनरल एजुकेशन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, तो मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आपको क्या क्या डिफिकल्टीज कहाँ फेस करनी पड़ी? डिफ़िकल्टीज तो आपको फेस करनी पड़ती हैं कुछ ना कुछ, आप कहीं भी हो, आपका इन्वायरमेंट चाहे कैसा भी हो। तो मुझे एज सच तो कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं थी जो फेस करनी पड़ी हो मुझे, लेकिन मुझे स्टडीज़ में कुछ प्रॉब्लम होता था क्योंकि मैं बुक रीडिंग नहीं कर पाता था। और मुझे बाज़ औक़ात काफ़ी फील होता था कि जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो कहीं भी बैठे खड़े वो बुक उठा के वो पढ़ना शुरू कर देते थे। मेरा ये प्रॉब्लम था कि मुझे बुक फ़ोटोकॉपीज करवानी पड़ती थी लार्ज फॉर्म में, और फिर मैं एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में बैठ के मैं पढ़ता था। अगर तो सनलाइट है तो सनलाइट में, नहीं तो फिर अगर रात हो गई है तो इमरजेंसी लाइट या कोई टॉर्च रख के मैं पढ़ता था। तो इस लिहाज से मुझे डिफ़िकल्टीज थी काफ़ी अपनी स्टडीज़ में। उसके बाद जब एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे तो मुझे प्रॉब्लम होता था कि मुझे पता नहीं चलता था कि मैं बाज़ औक़ात लाइन के ऊपर लाइन लिख जाता था। मतलब एक लाइन मैंने लिखी तो दोबारा उसी के ऊपर जो है ना नेक्स्ट लाइन लिख देता था। तो इस हवाले से भी प्रॉब्लम थी काफ़ी। बट फिर मेरे जहन में राइटर का ऑप्शन आया कि क्यों ना मैं अपने से जूनियर क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट को अपने साथ बिठा के वो मुझे पेपर रीड आउट करके बताए, मैं बोलता जाऊँ वो लिखता जाए। तो इस तरह से मैंने अपनी जो डिफ़िकल्टीज थी उनको कोप अप किया। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आपने सारे चैलेंजेस को किस तरीके से जो है वो कम्पीट किया। तो यहाँ मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके साथ जो टीचर्स का बिहेवियर था, फैकल्टी मेंबर्स का बिहेवियर था स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल तक, वो कैसा रहा और अब आप क्या समझते हैं? टीचर्स का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा। इस हवाले से मैं लकी रहा हूँ कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, और उन्हीं की वजह से मैं इस स्टेज पे आज खड़ा हूँ। मैं आज यहाँ पे जो खड़ा हूँ मेरे टीचर्स की मेहनतों का ही नतीजा है। और कुछ टीचर्स आपको मिलते हैं ऐसे भी थे, कोई एक आध टीचर थे मेरे ऐसे भी जिन्होंने अप्रिशिएट करने के बजाय टॉन्ट करना और इस तरह से करना। तो इन चीज़ों का मुझ पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता था। बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए बंदे को। और यहाँ जनाब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आपसे मुलाकात करते हैं दोबारा। तब तक जुड़े रहिए नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ और एंजॉय करते रहिए अपने पसंदीदा प्रोग्राम गॉसिप जोन को। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए।
हसीना नाज़नीना हर तरफ ये शोर है, मैं दीवाना बन गया हूँ, दिल पे किसी का जोर है। मैं दीवाना कम नहीं हूँ, हार कर ना जाऊंगा, दिल चुराने आ गया हूँ, दिल चुरा ले जाऊंगा। तेरे दिल पे तुझको एतबार हो जाए, तेरे दिल पे तुझको एतबार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। अदा है तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है, मर मिटा हूँ हाँ मुझे इकरार है। जानता हूँ है मोहब्बत ये जो तेरा प्यार है, क्या करूँ मैं दिल में तेरा नाम है। तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए, तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। जी तो वेलकम बैक जनाब, हाजिर हैं गौसफ जोन के साथ। और आवाज जो आप सुन रहे हैं ये आवाज है नई सुबह सबके साथ रेडियो की, और गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा यहाँ से जारी रखते हैं। अताउर रहमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ बॉय, जाहिर है आप ट्रैवल तो करते होंगे ना, तो ट्रैवलिंग में आपको किस किस्म के इश्यूज आते हैं, या आपका स्ट्रेटेजिकल व्यू जो है इस बारे में क्या है कि आप किस तरीके से ट्रैवल करते हैं? मैं ट्रैवल बाय माई सेल्फ ट्रैवल करता हूँ, और जहाँ भी जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला जाता हूँ, और विद माई वाइट कैन जो कि मेरी पहचान है उसके थ्रू मैं ट्रैवल करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक मुझे कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई, या मुझे अल्लाह का शुक्र है पछताना नहीं पड़ा कि यार मैं किसी साइटेड को लेके आ जाता, या अकेला आज ना निकलता, या मैं कोई बंदा आज साथ ले आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबरदस्त, माशाल्लाह जनाब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन खुद से ट्रैवल कर रहे हैं, और ये बहुत ही इनकरेजिंग पॉइंट है। और आप मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि आपका मोबिलिटी स्टेटस क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि मतलब गाइडेंस आपको नहीं रिक्वायर्ड होती, लेकिन यहाँ मैं एक बात हाईलाइट करूंगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि आप डिपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये नॉर्मल पर्सन्स के लिए भी, साइटेड पर्सन्स के लिए भी यही बात होती है कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाके किसी स्टेट में किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड जरूर कर रहे होते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी है या आपके साथ कोई मसला है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, या आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी की हेल्प जरूर रिक्वायर्ड होती है।
तो यहाँ मुझे ये बताइएगा कि आप जो ट्रैवल करते हैं उसके लिए वे ऑफ ट्रैवलिंग आपको किस किस्म का रिक्वायर्ड होता है, यानी लोकल ट्रांसपोर्ट पे भी आप इजीली ट्रैवल कर लेते हैं या कोई वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए होता है आपको ट्रैवलिंग के लिए भी, लाइक कोई उबर, क्रीम वगैरह, बाइक या इस तरह की कोई सर्विस रिक्वायर्ड होती है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोकल ट्रैवल करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत सक्सेसफुली ट्रैवल करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जरा आपकी फैमिली की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे मैं ये करूंगा कि आप क्या समझते हैं कि आपकी फैमिली का जो बिहेवियर है या जो उनकी सपोर्ट है उसका लेवल आपके साथ क्या है, और अगर अच्छा है तो आप अपनी सपोर्ट का क्रेडिट किसे देंगे कि जो अभी आपका स्टेटस है आपकी फैमिली में से उसका क्रेडिट किसे जाता है? ये दो क्वेश्चन है, इन्हें जरा डिफरेंशिएट कीजिएगा। जी, जो आपने बात की कि फैमिली के सपोर्ट के हवाले से, तो फैमिली की जो सपोर्ट है उसका कोई लेवल नहीं है। वो इतने हाई लेवल की सपोर्ट है कि अभी मैं जैसा कि आपके सामने बैठा हूँ, ये मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसके पीछे जो है ना मेरे माँ बाप हैं और उनकी दुआएं और उनकी मेहनत हैं, उनकी सपोर्ट है। उन्होंने हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे मुझे मॉरली और फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट किया और कभी मुझे ऐसा नहीं किया कि यार तुम्हें नज़र नहीं आता या तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है तो तुम घर बैठ जाओ। कभी ऐसा नहीं हुआ। उनकी सपोर्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ। और बाकी जहाँ तक बात है मेरे अदर रिलेटिव्स की, तो मेरे अंकल, मेरी आंट और जो मेरे कजन्स वगैरह, उन लोगों ने भी जो है कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मेरे साथ कोई ऐसा इशू है। उन्होंने मुझे अपनी तरह ही ट्रीट किया है, अपनी तरह, यानी कि इस तरह नहीं यार इसे कुछ कहना नहीं, इससे नज़र नहीं आता या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। सब बहुत अच्छे से ट्रीट करते रहे हैं और कर रहे हैं अभी भी। और अप्स एंड डाउन्स तो आपको पता है कि एक साइटेड बंदे के साथ या जो एक आदमी है जो कि उसे कोई ऐसा इशू नहीं है उसके साथ भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते भी हैं। तो वो फिर इतना मैटर नहीं करता कि जब आपके साथ इतने सपोर्टिव लोग हों तो कोई एक ऐसा बंदा हो तो वो फिर आपको वो जो है मैटर नहीं करता। इंशाल्लाह। और बाकी जो क्रेडिट की जहाँ तक बात है, तो क्रेडिट मेरी सबसे ज़्यादा मेरी मदर को जाता है कि जिन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैं कुछ कर सका। और उनकी सपोर्ट थी, उनकी दुआएं थी, उनकी मेहनतें थी मेरी बैक पे। क्योंकि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट आपको कोई ना कोई कर देता है और आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। और वैसे भी जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वो फ्री, उनकी कोई फ़ी वगैरह नहीं है। तो जो सबसे मेन बात होती है कि आपको कोई इनकरेज करने वाला हो, आपको सराहने वाला हो। तो इस लिहाज से मेरी मदर हैं जिनकी मेहनतें थी जो मैं आज यहाँ पे हूँ। चलें, जबरदस्त जनाब, बहुत अच्छी बात है। दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला हम तमाम के पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए ताकि हम उनके ज़ेरे साया बखूबी परवान चढ़ते। और यहाँ जनाब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आपसे मुलाकात करते हैं दोबारा। तब तक जुड़े रहिए नई सुबह सबके साथ, रेडियो के साथ, और एंजॉय करते रहिए अपने पसंदीदा प्रोग्राम गॉसिप जोन को।
ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਦਿਲ ਕਮਲਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਕਮਲਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। जी तो वेलकम बैक जनाब, आप सुन रहे हैं गॉसिप जोन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज है नहीं सुबह सबका साथ रेडियो की। गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं दोबारा। तो अताउर रहमान साहब, मुझे ये बताइएगा, तो यहाँ मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अब आपका एम क्या है? आफ्टर एवरीथिंग अचीव आपने कर लिया और आपका एजुकेशनल स्टेटस भी माशाल्लाह इतना हैवी अब है कि हम आपको डॉक्टर कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ एम बताइएगा अपना कि अब आपका एम क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? मेरा एम है कि मैं स्पेशल स्टूडेंट्स को सर्व कर सकूं।
चूँकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप में बाज़ औक़ात सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या इश्यूज आप में आ जाते हैं। बाज़ औक़ात डिप्रेस्ड हो जाते हैं इंसान की, यार ये क्या है, ये मेरे साथ ही होना था, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे कज़न्स भी हैं, मेरे दोस्त हैं, उनमें किसी के साथ ऐसा नहीं है। और बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है और फिर सुसाइड की तरफ जाना। और जो सुसाइड की मेन कॉज है वो यही है कि आप जब डिप्रेस्ड हो जाते हो, बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हो अपनी सराउंडिंग से, तो फिर आप सुसाइड की तरफ जाते हो। तो इसलिए मेरा ये एम है कि मैं स्पेशल स्टूडेंट्स को सर्व करूं, उनके जो इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो स्टडीज़ में उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको मैं डील कर सकूं, ताकि वो भी इस माशरे का एक फाल शहरी बन सकें। फैंटास्टिक। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी फीलिंग्स को और आपके एम्स को, और यहाँ ये दुआ करता हूँ और हमारे लिसनर्स से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी ये दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको अपने टारगेट्स अचीव करने की तौफीक अता फरमाए और जो हर्डल्स हैं उन्हें दूर करें इंशाल्लाह। और ग्रेट, मैं ये कहूँगा कि हर इंसान की ये सोच हो तो फिर मेरे ख्याल से हमारा माशरा एक तरक्की याफ्ता और एक कामयाब माशरे की तरफ जाएगा। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि कोई ऐसी रिकमेंडेशन या कोई ऐसी अपील जो कि आप बासर अफराद से करना चाहें, जो कि वाकई में एक प्रॉपर इनकलाब ला सके माशरे में, तो आप हमारी अथॉरिटी से क्या अपील करना चाहते हैं या उनको क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए? सबसे पहले मैं जो अपील करना चाहूँगा, मेरी ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी अथॉरिटीज़ से कि वो मेक श्योर करें कि हर एक स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड का है या चाहे वो दूसरी डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स का है, वो मेक श्योर करें कि वहाँ पे एटलीस्ट वन साइकोलॉजिस्ट मेल और फीमेल, वो मेक श्योर करें कि वहाँ पे वो हो, ताकि वो आपके स्पेशल स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझ सकें। उसके बाद ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स की इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो उनके एड्स हैं जिनसे वो स्टडी वगैरह करते हैं या अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, उनमें एडवांसमेंट लाई जाए और ये मेक श्योर किया जाए कि स्कूल्स में एटलीस्ट इतने तो हों कि एक दिन में सारे स्टूडेंट्स उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं स्पेशल स्टूडेंट्स के, इनको चीपर किया जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जिनमें आपकी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और हर एक की फैमिली ये अफोर्ड नहीं कर पाती। अफोर्ड करने के अलावा भी बाज़ फैमिलीज पैसे का ज़्यादा समझती हैं और रिसोर्सेज का ज़्यादा समझती हैं कि एक स्पेशल स्टूडेंट अपने स्पेशल बच्चे पे वो जो है अपनी कुछ अपना फाइनेंशियली उसे इनकरेज करें या फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो मेरी अथॉरिटी से ये अपील है कि उन तक, हर स्टूडेंट तक नहीं तो कम से कम उनके स्कूल में, उनके इंस्टीट्यूट्स में तो कम से कम मेक श्योर किया जाए कि ऐसे तमाम इक्विपमेंट्स को उनकी पहुंच में लाया जाए, ताकि वो भी एक फाल शहरी की तरह अपनी लाइफ गुजार सकें और माशरे में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से स्ट्रांगली एग्री करूंगा और यहाँ मैं अपील करूंगा मुखय्यर हजरात से भी कि जो लोग नामवर भी हैं बहुत सारे, तो वो अपनी सराउंडिंग्स में देखें कि जो लोग वाकई इन चीज़ों के लिए डिजर्विंग हैं वो उनके लिए कुछ एफर्ट्स करें। लाइक 2-3 लोग मिलके जैसे ग्रुप के फॉर्म में या किसी भी तरीके से वो उन तक इन चीज़ों को पहुंचाएं। और अभी रिसेंटली सुनने में भी आया कि ये चीज़ ऑथेंटिक है कि रावलपिंडी अलशिफा आई ट्रस्ट में एक RKM आइज के नाम से एक डिवाइस मुतारिफ कराई गई है जिसकी प्राइस 6 लाख है। तो आप डेफिनेटली एक आम इंसान के लिए इसको परचेज करना या उसको इस्तेमाल में लाना वो एक सोचने के काबिल भी नहीं है बात। तो ये चीज़ अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि ये चीज़ें लॉन्च तो हो रही हैं
लेकिन लोगों तक पहुंचने से कासिर हैं। बाज़ औक़ात फाइनेंशियल इश्यूज या और बहुत सारे इश्यूज ऐसे आ जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है इनफरादी तौर पे हमने आप लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना है। तो इंडिविजुअली काम करेंगे तो ये चीज़ एक मुआशरे की सूरत इख्तियार करेगी। तो यहाँ मैं अपील करूंगा कि आप लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए, आप लोगों के हकूक के लिए, राइट्स के लिए हमें फाइट करना है आप लोगों के साथ मिलके, ताकि हम आप लोगों के लिए इन चीज़ों को एक्सेसिबल बना सकें, इन चीज़ों तक आप लोगों की एक्सेस को मुमकिन बनाया जा सके। तो जैसा कि हमारे शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लूँगा और वो है आपका मैसेज जो आपकी कम्युनिटी के लिए आप नई सुबह सबका साथ रेडियो के प्लेटफॉर्म से डिलीवर करना चाहेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? कम्युनिटी के लिए मैसेज है कि आप हार्ड वर्क करें, स्ट्रगल करें, अपने गोल्स एंड टारगेट आप सेट करें और फिर उन्हें अचीव करने के लिए आप सर धड़ की बाजी लगा दें। उसके लिए आप स्ट्रगल करें, हार्ड वर्क करें। अगर आप बाद औक़ात फेलियर फेस करते हैं तो उसे खुशी से आप फेस करें और कहें कि हाँ ठीक है, इस बार हो गया तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इससे भी कर जाऊंगा, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो मेरा यही एक मैसेज है कि हार्ड वर्क करें, क्योंकि मेहनत इंसान की कभी भी रायगा नहीं जाती। एग्जैक्टली जनाब, बहुत अच्छी बात है और मैं आपकी इस बात से स्ट्रांगली एग्री भी करूंगा कि डेफिनेटली ऐसा ही है। आपने कूजे में दरिया बंद किया और बहुत अच्छी बात की। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है और इस शेर के साथ आपकी बात को मैं कंप्लीट करूंगा। और मुझे लग रहा है आपकी बातें सुन के आपके साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा और हमारे लिसनर्स ने भी सीखा होगा। तो मुझे लगता है कि ये शेर आप जैसे लोगों के लिए बना हुआ है, फकीरुल मिसाल लोगों के लिए, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त, अपने होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर को इजाजत। आपसे मुलाकात होती है अगले शो में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप किसी का ख्याल रखेंगे तो कोई आपका ख्याल रखेगा। जाने से पहले नोट कर लीजिए हमसे कनेक्ट होने का एड्रेस, और वो एड्रेस ये है, आप जाएंगे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से अपने इंटरनेट ब्राउजर में, वहां लिखेंगे www.naisubah.org, www.naisubah.org। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है www.facebook.com/सबका साथ। और इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़ व नासिर, अल्लाह निगहबान।